हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को हमारे की इस करंट अफेयर के सेशन में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो किसने शुरू किया था और चर्चा में क्यों है? तो ये शुरू किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर 2022 में स्टार्ट किया था। कब किया था? 2022 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। और ये जो नीलगिरी तहर है, इसको जरा चित्र हम आप लोगों को दिखा दें। ये देखिए, ये जो जानवर दिख रहा है ये नीलगिरी के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम नीलगिरी तहर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह है नीलगिरी तहर। क्यों समाचारों में था? क्योंकि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के तीसरे पक्ष के जो 3 दिवसीय सिंक्रोनाइज नीलगिरी तहर की इसकी गणना की जा रही है, जो कि 29 अप्रैल से शुरू हो गया है। और ये नीलगिरी तहर की आबादी का अनुमान लगाने के लिए यह किया जा रहा है। बाकी इनकी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के उसमें रखा गया है कि ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। और इनकी 12 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी प्रजाति? 12 प्रजाति इनकी जो है 12 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। कहाँ? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में ये पाई जाती हैं। यहाँ की स्थानीय हैं, ये स्थानीय वेस्टर्न घाट के। और ये इनकी जो सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी है, सबसे बड़ी आबादी नीलगिरी और कहाँ पर? 2 जगह पर पाई जाती हैं। एक तो नीलगिरी और एक है अन्नामलाई। ये दोनों पहाड़ियों पे ये पाई जाती हैं। अन्नामलाई ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। और जो एराविकुलम एक नेशनल पार्क है, कहाँ का है वो? बताइएगा सभी लोग। एराविकुलम ये नेशनल पार्क कहाँ का है? ये केरला का है। कहाँ का? केरला का है। इसमें ये नीलगिरी का संरक्षण है, यहाँ पर इनका संरक्षण किया गया है। और ये नीलकुरुंजी जो है, इसका क्या नाम है? नीलकुरुंजी। नीलकुरुंजी ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। ये 12 वर्षों बाद ये जो फूल नीले नीले दिख रहे हैं, इतने सुनहरे अच्छे से, ये जो सीन है ये 12 सालों बाद देखी जाती है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखी जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में था, आप लोग याद रखिएगा। ये 2022 में स्टार्ट किया गया था, 2022 में। और इनकी गणना के लिए ये शुरू किया गया है, इसलिए चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खबरों में देखा गया अलगर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, अलगर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये चर्चा में था। कहाँ पर? ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये भी है अलगर मंदिर, जो चर्चा में था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए अलगर मंदिर कितना खूबसूरत है। आप लोग अगर गए होंगे तो आप लोग जरूर देखे होंगे तमिलनाडु में अलगर मंदिर। ये चर्चा में क्यों था साथियों? देखिए, एक चिथिराई उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है तमिलनाडु में, चिथिराई उत्सव। इसका भी समापन हुआ है। और ये बैगई नदी से जो है, बैगई नदी से भगवान कल्लाझगर के वापसी का जुलूस द्वारा किया जाता है इसका समापन। और तमिलनाडु की जो मदुरै है, यहाँ पर अलगर की पहाड़ियाँ की तलहटी में यह मंदिर स्थित है। और ये क्या है? भगवान विष्णु का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का 108 निवास स्थान है, जिनमें से ये एक है। यहाँ पर एक इनका निवास स्थान है, और जिसे कल्लाझागर के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर्षित कुमार, जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये किस खेल से संबंधित है? हर्षित कुमार, तो ये हैं हैमर थ्रो से संबंधित है और इन्होंने अंडर 19 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता। तो याद रखिएगा ये हैमर थ्रो से संबंधित है। देखिए 21st अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 18 मेडल आए यहाँ से, 18 मेडल आए, जिसमें हर्षित कुमार गोल्ड जीते हैं हैमर थ्रो में और ऋतिक जो है सिल्वर मेडल जीता है इसमें डिस्कस थ्रो में। और उसके साथ ही लक्षित ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल इन्होंने भी जीता है, इन्होंने रेस में जीता है। और मिक्स्ड रिले टीम जो क्या जीती है? सिल्वर। और इसके साथ श्रेया राजेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 400 मीटर हर्डल्स में और प्रतीक ने ये भी ब्रॉन्ज मेडल हैमर थ्रो में जीता है। ठीक है, तो ये जानकारियाँ थी, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो बताइए, शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये बिंजिज़म बंदरगाह। इसे पढ़ने में लग रहा है जैसे कि चाइना का है, लेकिन चाइना का नहीं है, ये बिंजिज़म बंदरगाह, इसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में अनुमोदित किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये कहाँ पर स्थित है? बिंजिज़म बंदरगाह ये केरल में स्थित है। केरल में अडानी समूह के द्वारा ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसे शिपिंग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अपने अंतिम गंतव्यों के रास्ते में जहाज़ों के बीच कार्गो स्थानांतरित करते हैं, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं। और इसका क्या उद्देश्य है कि मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 के तहत एक बड़े जहाज़ों हिस्से के आकर्षित करेगी अपनी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेल्थ के हिसाब से। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? जो समाचारों में था, आप नेफ्रॉन जानते होंगे ना, तो ये नेफ्रॉन किडनी से संबंधित है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ये गुर्दे यानी किडनी का विकार है जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन होता है, जिसके कारण यह प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है। कौन? किडनी। ये डिसऑर्डर होने के कारण, सिंड्रोम होने के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्यों चर्चा में था साथियों, क्योंकि ये फेयरनेस क्रीम जो होती है, जो आप सब लोग लगा के गोरे होते हैं, इसके कारण जो केरल के अपने रिसर्चर्स थे, शोधकर्ता थे, इन्होंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक खोजा गया है, जिसके कारण क्या होता है इसमें? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक गुर्दे का विकार है जो ग्लोमेरुली सूजन के कारण मूत्र में अधिक प्रोटीन बनता है जाता है और स्वास्थ्य गुर्दे अपशिष्ट फिल्टर करते हैं, लेकिन जब सूजन हो जाता है एक ग्लोमेरुली रिसाव के कारण मूत्र में जो है प्रोटीन होता है, इसका फिल्टर नहीं कर पाता है। लेकिन किडनी फिल्टर को नुकसान पहुंचाने वाली विभिन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कर सकता है। और इसमें क्या क्या, जैसे नेफ्रोटिक्स, मधुमेह और ल्यूपस जैसी बीमारियां नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रिगर करती हैं। और इसके बारे में थोड़ी जानकारियां हैं, हम उसको आप लोग को बता देते हैं। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण और नेफ्रोटिक सिंड्रोम से होने वाले कई कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? जैसे असामान्य तरीके से किडनी का कार्य, और क्या है, ग्लोमेरुली के स्क्वायरिंग की वजह से ग्लोमेरुली जो फिल्टरिंग का दर है वो कम हो जाता है, जिसके कारण अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता। और क्या है, डायबिटीज़ के कारण किडनी की विफलता, यानी जो कहते हैं किडनी फेल हो गई तो ठीक से काम नहीं करती, फिल्टर नहीं करती, इसलिए कहते हैं किडनी फेल हो गई। और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी यानी जिसे सूजन कहते हैं, ये रोग से किडनी की विफलता हो सकती है, यानी जब सूजन आ जाता है तो किडनी सही से काम नहीं कर पाती है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के संकेत और लक्षण के बारे में देख लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम और उसके लक्षण, संकेत और लक्षण के बारे में। जैसे क्या संकेत सबसे पहले मिलता है कि अधिकांश किडनी रोग के लक्षण अंतिम चरण में दिखाई देते हैं, यानी शुरुआती दौर में जब किडनी में कोई सिंड्रोम या विकार होता है तो वो दिखाई नहीं देता, जब वो लास्ट स्टेज में अपने पहुंचता है ज़्यादातर तभी ये दिखाई देता है। ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनका अनुभव हम बाद में करते हैं। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले आँखों के आसपास, जो आँख होती है उसके आसपास
सूजन होने लगती है, और घुटनों और पैरों में गंभीर सूजन, यानी ज़्यादा सूजन घुटनों और पैरों में भी होने लगती है आंखों के बाद में। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन की एक्सेस मात्रा में हो जाता है। और यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण अगर देखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए, लंबे समय तक किसी दवा, और ये मेन कारण ये भी है ये कि आप किसी भी दवा का सेवन लंबे समय तक कर रहे हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ये कारण हो सकता है, जिसके कारण आपका किडनी काम नहीं करेगा ठीक तरीके से। ठीक है, और तो इतना आप लोग देखिएगा, ये कारण है, संकेत हैं और ये लक्षण हैं। अगर ऐसा किसी के होता है तो उसको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए, पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया ने। किसने जीता? हमारा देश भारत ने जीता। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, 14 साल बाद स्वर्ण आया है इसमें, जिसमें दक्षिण कोरिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। और इसमें धीरज मोहम्मद द्वारा तरुणदीप राय और परवीन जाधव की ये तिकड़ी ने दक्षिण कोरिया की विश्व चैंपियनशिप टीम थी इनकी, देखिएगा, इनको 5-1 से हराया इतनी बुरी तरीके से। और अब तक के इसमें सर्वोच्च पदक को भारत में मिला है, कितने पदक हैं? 8 पदक शामिल किए गए, 8, जिसमें देखिए 5 तो गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। और इसमें 16 सदस्यीय टीम भारत ने भेजी थी, जिनमें 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंटेनल क्या है जिसका हाल ही में समाचार में उल्लेख किया गया? फेंटेनल क्या है? तो ये सिंथेटिक ओपियोइड दवा है, सिंथेटिक ओपियोइड दवा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए। ये क्या चीज़ है? ये देखिए, अभी चाइना के दौरे पर एंथनी ब्लिंकन जो गए थे, वहाँ पर ये सिंथेटिक ओपियोइड अग्रदूतों द्वारा एक विशेष रूप से फेंटाइनाइल के उत्पाद और निर्यात से संबंधित चर्चा वहाँ पर हुआ है। इसमें क्या था? जैसे ओपियाइड अफीम खसखस के पौधों में पदार्थों में नकल करते हैं, यानी मिलते हैं, और ओपियोइड रिसेप्टर्स को सक्रिय करते हैं, जिसके इसका दवा के रूप में होता है। लेकिन जब आप दवा का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं तो ये हर दवा नशा ही होता है। अगर उपयोग करेंगे, गलत उपयोग करेंगे तो नशा ही होगा। जैसे इसमें दर्द से राहत और उत्साह होता है, लेकिन जब देखिए उच्च लत जोखिम लग जाती है तो ये फेंटेनिल मॉर्फिन की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और देखिए, ओवरडोज के कारण इसका जोखिम पैदा करता है, जो पिन पॉइंट विद्यार्थियों बेहोशी और सांस लेने में कठिनाइयों को चिन्हित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथियों, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो बताइए साथियों, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में था, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जो है एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, यानी को इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन को एक परिभाषित जो करेगा, यानी ESZ, ये जो जोन है, इसको प्रभावित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से होंगे। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसको कम करना है, जिसमें कारण जान माल दोनों की नुकसान होती है, यानी वन्यजीव भी मारे जाते हैं और उनके द्वारा, जैसे शेर चीते के द्वारा मानव की भी जान की नुकसान होती है। तो इसको कम करने के लिए ये और वन्यजीवों को संरक्षण करने के लिए ये मसौदा तैयार किया गया है। और 1983 में यह अभ्यारण्य जो है स्थापित किया गया था। इसमें क्या है? तेंदुआ, भारतीय भेड़ या गिद्ध जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां, देखिए लुप्तप्राय हैं ये सब। और इस मसौदे में क्या है? इसमें मुख्य क्षेत्र के जो मेन एरिया होगा उसका 348.6 वर्ग किलोमीटर को इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने का ये प्रस्ताव पेश किया गया है। और जो है 60 दिनों के भीतर यह सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी जाती है, यानी 60 दिनों के भीतर इस पर बताया जाए कि क्या होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि सभी संरक्षित
वनों और राष्ट्रीय उद्यानों को और वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए ये इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन को घोषित करना, यानी उसको लागू करना उसमें, ठीक है, सभी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में। तो ये इस कारण ये चर्चा में था शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर यानी AEO का दर्जा दिया? AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा। क्यों किया है? क्योंकि वित्त मंत्रालय व्यापार में आसानी बढ़ाने के लिए ये जो रत्न और आभूषण क्षेत्र को AEO के क्षेत्र का दर्जा दिया है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया? तो बताइएगा आप सभी लोग कि ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है। तो ये क्या है? ये पर्यावरण के अनुकूल निवेश को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे भी RBI के द्वारा एक अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति रिपोर्ट में ग्रीन टैक्सोनॉमी और खराब मौसम की घटनाओं को प्राथमिकता दी है, जो न केवल खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि प्राकृतिक ब्याज दर पर भी व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। और इसमें क्या है? जिसमें अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो रही है। और रिपोर्ट में क्या, ये रिपोर्ट में जो है न्यू केनेसियन मॉडल का उल्लेख किया गया है। ये न्यू केनेसियन मॉडल क्या है? ये एक भौतिक जलवायु जोखिम क्षति कार्य को शामिल करता है, ये न्यू केनेसियन मॉडल। और RBI और वित्त मंत्रालय विकासशील देशों और विशेषकर आसियान क्षेत्र से प्रेरणा ले सकते हैं ये इसके बारे में, ग्रीन टैक्सोनॉमी के बारे में। और देखते हैं ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है। ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है साथियों? यह एक रूपरेखा है जो यह परिभाषित करती है कौन सी आर्थिक गतिविधियां और परिसंपत्तियां हरित या पर्यावरणीय रूप से सटीक टिकाऊ हैं, यानी कौन पर्यावरण में सस्टेन कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जिसके कारण आर्थिक नुकसान ना हो। और ग्रीन टैक्सोनॉमी उपयोगी उपकरण है जिसके मुख्य पूरक उद्देश्य हैं क्या है? और ग्रीन टैक्सोनॉमी ग्रीन वॉशिंग को रोकने में मदद करती है। इसका क्या उद्देश्य है? टैक्सोनॉमी ग्रीन वॉशिंग को रोकने में मदद करती है। अब बताइए ग्रीन वॉशिंग क्या है? एक नया टर्म आ गया, ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण की दृष्टि से सही होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी दी जाती है। तो ये समझ में आया? यानी जब कोई कंपनी होती है, उसके जो उत्पाद होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारा पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण में ये कोई नुकसान नहीं करता। जैसे अभी आप लोग मैंगो फ्रूटी को ले लीजिए, उसका जो छोटा सा डिब्बे में जो जूस आता है, उसको वो कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये जानकारियाँ दी जाती हैं कि लोगों में ये नुकसान नहीं करेगा। तो ये गलत जानकारी है, भ्रामक जानकारी, जिसके कारण ये ग्रीन वॉशिंग इसी को कहते हैं कि अपने चीज़ को सही मार्केट में बताना, यही ग्रीन वॉशिंग है, ठीक है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मित्रों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज का सेशन हमारा। तो आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जैसा भी हो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, कुछ भी करके, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।